हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये है एमसीक्यू बेस्ड, जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है डेली 8 बजे। इसका जो है सेकंड पार्ट है। आज जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं हमको बता दूँ, हम जो है डेली 8 बजे इस वीडियो को पोस्ट करेंगे अब। ठीक है, आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में ले चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि हमीरपुर बोर्ड के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस जिले में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है। देखिए, जब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात आएगी तो उसके लिए आपको टिक करना है कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, और सेकंड आता है मैक्सिमम इंडस्ट्री का। जब सबसे ज़्यादा उद्योगों की बात करें तो 16 आपको टिक करना है, लेकिन अगर मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें यानी सबसे ज़्यादा लघु उद्योगों की बात, तो आपको कांगड़ा के ऊपर टिक करना है। कांगड़ा से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूँ। यहाँ से देखिए 3 लेक्स जो है यहाँ की फेमस है, जो कि पूछी जाती है। एक है डल लेक, एक है करेरी लेक, और एक है पोंग लेक। तो इनके बारे में ज़रूर एग्जामिनर पूछता है, इन तीनों लेकों में से। और जो मैं बात करूं यहाँ पे, काफ़ी दफ़ा जो है एग्जामिनर ने यहाँ का एरिया पूछा है कि कांगड़ा का जो एरिया है वो कितना है, तो 5739 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है कांगड़ा का। कांगड़ा का एरिया कितना है, 5739 किलोमीटर। ठीक है, 5739 किलोमीटर स्क्वायर। चंबा जो है फेमस है आपका चप्पल उद्योग के लिए। चंपा की जो इंडस्ट्री है वो फेमस है चप्पल उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, नेक्स्ट देखिएगा, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो यमुना नदी का आपको वैदिक नाम बताना है। जितनी भी हमारी नदियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 नदियां हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की जो कि इम्पोर्टेंट है। मुख्य जो नदियां हैं, ठीक है, मेन जो रिवर है हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 5 है। डायरेक्टली पूछ लेता है, जो भी आपका पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, लो लेवल के एग्जाम है, उनमें डायरेक्टली पूछ लेता है कितनी मुख्य नदियां हिमाचल की, 5। तो इनके वैदिक नाम, इनके संस्कृत नाम और इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है यानी कि इनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी आपको याद करनी है। वैसे मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो डेली आपको एक क्लास लेनी है 8 बजे। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आप जरूर इसे देखिएगा एक बार। तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काली नदी या कालिंदी के नाम से इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, ये हमारी जो 5 नदियाँ हैं उन्हीं में से किसी न किसी नदी का जो है वैदिक नाम है। तो सतुद्री, देखिए सतुद्री जैसे इसके नाम से ही ज्ञात होता है हमें, एक इसका नाम है सतलुज का वैदिक नाम है पुरुषनी। पुरुषनी जो है वो रवि का, जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम है पुरुषनी। तो आप याद कैसे करोगे इसे, रवि एक वैदिक पुरुष है। रवि कैसा पुरुष है, एक वैदिक पुरुष है। रवि एक वैदिक पुरुष है, वैदिक से यानी वैदिक नाम किसका, रवि नदी का। ठीक है, जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम क्या हो गया, पुरुष हो गया। अर्जिकिया जो है ये है आपका व्यास नदी का नाम, एक इसका नाम है व्यास नदी का। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, इससे रिलेटेड मैं कुछ एक और करा देता हूँ। जो काली नदी है यानी यमुना है, ये शॉर्टेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी है, वो है सतलुज। देखिए, 2 टर्म में एग्जामिनर पूछता है, एक आपसे पूछेगा बड़ी नदी और एक पूछेगा लंबी नदी। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जब भी बड़ी की बात करें मतलब वो उसके आयतन की बात कर रहा है, उसमें वॉल्यूम यानी पानी का जो आयतन है वो कितना है। तो बड़ी की बात करें तो आपको चिनाब के ऊपर टिक करना है, सबसे बड़ी नदी है हिमाचल की चिनाब। लेकिन अगर लंबी की बात करें यानी कि उसकी लंबाई की बात कर रहा है तो आपको सतलुज के ऊपर टिक करना है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है सतलुज, जबकि बड़ी है चिनाब। तो आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया होगा। ठीक है, और यमुना नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ हैं, जैसे गिरी होगी, टॉन्स होगी, पब्बर होगी, आंध्रा होगी। ये 4 मुख्य जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं जिससे पूछा जाता है, टॉन्स, गिरी, पब्बर और आंध्रा। यमुना नदी के जो किनारे है एक शहर बसा है जिसका नाम है पौंटा साहिब। पौंटा साहिब जो कि कहाँ पे है, सिरमौर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। दिल्ली के जो है कौन से सुल्तान ने ज्वालामुखी के मंदिर को लूटा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है जो हमारा ज्वालामुखी मंदिर है उसको लूटा था। फिरोज शाह तुगलक से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखिए, इसने जो है 300 शहरों की स्थापना की थी। कितने, 300 शहरों की स्थापना की थी। डायरेक्टली ऐसे आएगा क्वेश्चन, कितने शहरों की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई, 300 शहर। ठीक है, उनमें से भी कुछ एक क्वेश्चन, कुछ एक जो है
दे दिए जाते हैं एग्जाम में। यानी क्वेश्चन किस तरह से आता है, निम्न में से कौन से शहर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई। ठीक है, तो 300 शहरों में से कुछ एक शहर दिए होंगे आपके पास, तो 300 शहर याद करना तो मूर्खता वाली बात है। ठीक है, होंगे भी नहीं, और या फिर डायरेक्टली पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, उनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा जो शहर है वो फिरोज तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया। तो इंपॉर्टेंट 5 मैं आपको बताऊंगा जिनमें से एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, हिसार हो गया, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, 5 जो है आपको याद करने हैं। कौन कौन से, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये 5 आपको याद करने हैं। ये जो है फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए थे। ठीक है, इनमें से एग्जामिनर पूछता है। और इसके साथ साथ इसने एक जो है विभाग बनाया था, दीवान खैरात, अभी पूछा भी गया पीछे एग्जाम में, दीवान खैरात किसके द्वारा जो है बनाया गया, तो ये दीवान खैरात बनाया गया था फिरोज तुगलक द्वारा। ठीक है, इसमें क्या था, जो भी विधवा महिला है आपकी मुस्लिम, ठीक है, उनको रोजगार दिया जाएगा, या जो अनाथ है उनको भी इसमें रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और इसने हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम था दारुल सफ़ा, इसका एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था दारुल सफ़ा। तो ये हॉस्पिटल जो है गरीबों के लिए था, इसमें मुफ्त जो है इलाज किया जाता था, गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। दारुल सफ़ा ये हॉस्पिटल था, फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला नगर पालिका समिति की स्थापना कब की गई, तो 1852, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 73वां संविधान संशोधन, ये भी एग्जामिनर पूछता है, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 73 अमेंड्स था हमारा, ये किससे रिलेटेड था, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और वहीं पे बात करूँ 74वां, तो ये नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर परिषद से रिलेटेड है आपका 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप आया था 1905 में आया था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, डेट भी काफ़ी दफ़ा पूछ ली जाती है, तो 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 में जो है कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था। भूकंप से कुछ एक चीज़ें मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। और इससे पहले देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ एक बच्चे मुझसे पुलिस के बारे में पूछ रहे हैं कि एचपी पुलिस की भर्ती कब आएगी, तो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अप्रैल या मई तक आ सकती है कभी भी नोटिफिकेशन। पुलिस में मैं खुद 2016 से सिलेक्टेड था। ठीक है, 2016 का जो बैच था उसमें मैं सिलेक्टेड था। तो पुलिस के बारे में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक, जो भी फर्स्ट टाइम जो है पुलिस की भर्ती देंगे उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन आने से पहले आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा, उससे पहले भी आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखने हैं, तो वरना नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद वो वैलिड नहीं होते अगर आप उसके बाद उसे बनवाते हो। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, पूरी एक वीडियो जो है रखूंगा शुरू से लेके ग्राउंड से लेके आपके पर्सनल इंटरव्यू तक, अगर इस बार हुआ तो। देखिए अभी यहाँ पे बात करते हैं हम अर्थक्वेक की। तो 4 अप्रैल 1905 में जो है कांगड़ा में भूकंप आया था। भूकंप से जो है एक तो पूछता है किसके ऊपर मापा जाता है, कौन से स्केल द्वारा मापा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ करके, सिस्मोग्राफ द्वारा जो है मापा जाता है, किसके ऊपर, रेक्टर स्केल के ऊपर। रेक्टर स्केल जो है ये रेक्टर ने ही इसकी खोज की थी, एच रेक्टर ने। ठीक है, 3 या 4 तरह के स्केल है जिनके ऊपर भूकंप को मापा जाता है, लेकिन मेनली जो काउंट होता है वो होता है रेक्टर स्केल। अभी यहाँ पे जो है 3 तरह की वेव्स होती है, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। प्यार खतरनाक होता है, ठीक है, प्यार जो है खतरनाक होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है सबसे खतरनाक वेव कौन सी होती है, तो लव वेव। ठीक है, इससे आप याद करोगे, प्यार जो है खतरनाक होता है, तो भूकंप की जो लव वेव्स होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और जब भी भूकंप की बात आएगी तो आपको एक देश याद करना है, जापान। जब भी भूकंप की बात आए तो जापान। जापान क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित रहता है भूकंप से वो है जापान। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं, जापान के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे एशिया के आड़ू का कटोरा कहा जाता है। 3 से 4 मैंने एग्जाम देखे हैं HPSSB के, उनमें जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राजगढ़ यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, राजगढ़ को जो है एशिया का पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। ये पड़ता है आपका सिरमौर के अंदर, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है राजगढ़। और रिब्बा है किन्नौर के अंदर, इसे कहा जाता है अंगूरों की भूमि, अंगूरों की भूमि रिब्बा। और सोलन को कहा जाता है मशरूम सिटी, मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है
सोलर को। नेक्स्ट देखिएगा, राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, यानी जो राउंड क्रांति है वो किससे संबंधित है। क्रांतियाँ जितनी भी है 8 से 10 क्रांतियाँ वो सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक एग्जामिनर जरूर पूछता है कभी ना कभी। और तो राउंड रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये पोटैटो यानी आलू से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन बैठेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही बैठेगा। देखिए इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारा जो फर्स्ट जो लेक्चर हुआ है उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। उर्वरक से रिलेटेड भी पूछा जाता है तो भूरी क्रांति, ठीक है। भूरी जो क्रांति है उर्वरक से रिलेटेड है, फलों से रिलेटेड है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है, फलों से रिलेटेड है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्रांति हैं, जैसे श्वेत क्रांति वो दूध से रिलेटेड है, नीली क्रांति मत्स्य से यानी मछली पालन से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बादामी क्रांति की तो मसालों के उत्पादन से रिलेटेड है। और एक और जो पूछता है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति ये खाद्यान्न जो हमारी फसलें हैं उनसे रिलेटेड है और इसका जनक भी पूछा जाता है, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। वैसे मुझे बताइएगा अभी पिछले साल इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक चाय यानी ब्लैक टी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है। यहाँ पर टी की स्पेलिंग गलत है ना, तो सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है और उत्पादक देश है वो है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कागजी स्वर्ण किसे कहा जाता है, ठीक है, विच इज़ नोन एज पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है इससे एक और आता है कि इसे जारी कौन कर सकता है, तो IMF द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी जो है प्राइवेट पार्टी द्वारा नहीं जारी किया जाता, ठीक है। इसे जारी करने की जो पावर है वो IMF के पास है, यानी मॉनेटरी फंड जो है हमारा जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, DC में यानी वाशिंगटन DC के अंदर है। ये फॉरेन एक्सचेंज के जो है एसेट्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। और पेट्रोल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिक्विड गोल्ड। द्रव सोना आयरन पायरेट, ये साइंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आयरन पायरेट जो है इसको बोलता जाता है फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायरेट को। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट, ठीक है। निम्न में से परमानेंट कौन है यानी स्थायी कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है परमानेंट है, ठीक है। इसका एक और तरह से क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट दे देगा, सुप्रीम कोर्ट का जज दे देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने इस बात पर अड़े रहना है कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा से, ठीक है। इसको भंग किया जा सकता है, विधान परिषद को भी भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा जो है इससे आता है कि इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल, ठीक है। 25 साल जो है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र होनी चाहिए आपकी। और इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 साल, कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का, मिनिमम एज 30 ईयर, ठीक है। जो राज्यसभा में चलता है वही विधान परिषद में चलेगा। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल होगा 5 साल का होगा इनके सदस्यों का, और एज होगी 25 साल, ठीक है। विधानसभा को विघटित मतलब ख़त्म किया जा सकता है। अभी आंध्र प्रदेश ने जो है इसे विघटित किया है। अभी टोटल अगर मैं बात करूं कि कितने राज्यों में विधान परिषद है तो 6 स्टेट। भारत के कितने राज्यों में अभी विधान परिषद है तो 6 राज्यों में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। मेन जो ऑब्जेक्टिव था कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसका पॉवर्टी से रिलेटेड था, गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड था, तो ये था 5वां प्लान हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5वां जो हमारा पांचवा जो प्लान था इस एक गरीबी उन्मूलन को लेके था। इसका मेन मोटिव था आत्मनिर्भरता, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, ठीक है। आत्मनिर्भर जो है काफ़ी पुराना वर्ड है, अभी चर्चा में है हाल ही में। यहाँ से देखें, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तो इसके बारे में पूछता है कब आया था पहला 5 ईयर प्लान, 1951 से 56 तक, ठीक है। जो सेकंड है इससे कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका भी जो है मोटिव पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, और कौन से मॉडल के ऊपर जो है ये बेस्ड था, तो आपको याद करना है महालनोबिस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है किस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, तो महालनोबिस मॉडल के ऊपर। थर्ड जो था, थर्ड आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के
लिए था, ठीक है। थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। टोटल 5 ईयर प्लान कितने थे हमारे? टोटल 5 ईयर प्लान आए थे 12, ठीक है। योजना आयोग द्वारा जारी होते थे और जो इसको योजना आयोग को जो फाइनल अनुमति देता था वो देता था NDC, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय जो है परिषद है, ये देती थी इसको फाइनल जो इसका डिसीजन होता था, ठीक है, फाइनल जो अनुमति देती थी। टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान आए थे और अभी जो योजना आयोग है उसके स्थान पे कौन आया है? इसके स्थान पे आया है नीति आयोग, जो कि कब बना? 2015 को। नेक्स्ट देखते हैं हम, नीति आयोग का जो हेड होता है वो होता है देश का करंट प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए T/2 पुरस्कार दिया गया। यह स्थित है, तो T/2 यानी टाइगर्स की जो जनसंख्या है उसे डबल किया गया, ठीक है। ये दिया गया पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को। तो आपने बताना है पीलीभीत जो बाघ अभ्यारण्य है कहाँ लोकेटेड है? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी देखिएगा, एक रिपोर्ट आई है अभी 19 जुलाई 2019 को, ठीक है, अभी नहीं आई, थोड़ी पहले आई है। 2019 को जो है ये रिपोर्ट आई है 29 जुलाई 2019, सॉरी, ठीक है। 29 जुलाई को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि 29 जुलाई को हम मनाते हैं टाइगर दिवस, बाघ दिवस मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को। इस दिन ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट थी 2018 की, रिपोर्ट 2018 की थी लेकिन पब्लिश हुई 2019 में। इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967, 2967 ये संख्या है बाघों की, इतने बाघ है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है मैंने बिल्कुल सीरीज में लगा रखे हैं। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे है, मध्य प्रदेश। इसको जो है बाघ प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। सेकंड पे अगर मैं बात करूँ, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से एक टाइगर रिजर्व है जिसे एग्जामिनर बार बार पूछता है, वो है पेंच टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पेंच टाइगर रिजर्व। अभी देखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया ये भी पूछता है एग्जामिनर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? तो 1973 में, ठीक है। उस समय भारत में जो है 9 टाइगर रिजर्व थे, अभी 51 है। करंट टाइम में कितने हैं? 51 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो नवंबर 2020 में जो है विधानसभा के इलेक्शन थे, तो किसे जो है इनमें से वहाँ का अध्यक्ष चुना गया, वहाँ की जो विधानसभा है, तो ये चुने गए विजय कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार जो है वहाँ के CM बने हैं और 7वीं बार वहाँ के CM बने हैं, चौथी बार 7वीं बार। रेणु देवी जो है फर्स्ट वुमेन वाइस चीफ मिनिस्टर बनी है, यानी उप मुख्यमंत्री, पहली उप मुख्यमंत्री बनी है कहाँ की? ये आपकी बिहार की, ठीक है। आर्य राजन, इन्हें मैंने आपको बताया था, ये जो है सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं, भारत के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं आर्य राजन, कहाँ के? केरला से। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया? ठीक है, तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया पंडित सतीश व्यास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित सतीश व्यास। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी पूछ सकता है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो संतूर, संतूर वाद्य यंत्र जो है इनके द्वारा बजाया जाता है। और तानसेन अवार्ड कौन सी गवर्नमेंट देती है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। टाइगर स्टेट जो है हमारी मध्य प्रदेश, वो ही जो है तानसेन अवार्ड देती है, जो कि इस बार दिया गया किसे? पंडित सतीश व्यास को, जो कि एक संतूर वादक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई एक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई एक्ट पारित किया? ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली पास द मलाला यूसुफजई एक्ट फॉर द पाकिस्तानी वुमेन्स? तो ये अमेरिका ने जो है जारी किया, ठीक है। अभी जो पास किया वो अमेरिका ने किया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट है, ठीक है, एक्टिविस्ट है, यानी कि जो फीमेल एजुकेशन को लेके एक एक्टिविस्ट है ये। और इन्हें जो है 2014 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, शांति के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था मलाला यूसुफजई को। और यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है ये, 2014 में इन्हें शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो मलाला यूसुफजई एक्ट की जब बात आएगी, ठीक है, किस देश ने जो है ये पारित किया, तो अमेरिका आपको टिक करना है, ठीक है, पाकिस्तान पर टिक मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, विटामिन सी को कहा जाता है। तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। देखिए विटामिन से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनका जो है आपसे केमिकल नेम पूछा जाएगा और एक इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं वो पूछा जाता है। तो विटामिन एक ऐसी जो है, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन एक ऐसा, इसको ऐसे इस तरह से कह सकते हैं हम कि विटामिन की अगर कमी होगी तब भी हमें रोग होते हैं और विटामिन की अगर मात्रा ज़्यादा होगी तब भी रोग होते हैं, ठीक है। तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। अभी ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, थायमिन कहा जाता है विटामिन बी को, और फिलोक्विनिन की बात करूँ तो ये कहा जाता है विटामिन के को। अभी देखिए यहाँ से डिजीज़ देखते हैं तो विटामिन ए की कमी से होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जिसे हम कहते हैं, वो होता है विटामिन ए की कमी से। और थायमिन यानी विटामिन बी की कमी से होता है B1, ठीक है, विटामिन B1 है ये, इसकी कमी से होता है बेरी रोग, बेरी रोग, इसे हमने 10th में पढ़ा था, ठीक है, आता होगा आपको। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, इसकी कमी से होता है जो आपके मसूड़े होते हैं वहाँ से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना यानी विटामिन सी की कमी। विटामिन के जब भी चोट लगती है तो वहाँ पे खून का थक्का बन जाता है। अगर वो थक्का नहीं बनता, लेट बनता है, तो यानी कि आपके अंदर विटामिन के की कमी है, ठीक है, विटामिन के की कमी है। अभी जो विटामिन है वो देखिएगा, कुछ एक पूछता है कौन सी जो है फैट में सॉल्यूबल है, कौन सी जो है आपकी पानी में सॉल्यूबल है, ठीक है। तो बी और सी ये आपने याद करना है किस में, ये आपकी पानी में सॉल्यूबल है, और KED कीड़ा करके आप इसे याद कीजिएगा, ये फैट में सॉल्यूबल है यानी वसा में घुलनशील है KEDA, और बी और सी ये कहाँ पे है, पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है, एक पेपर में पूछा था अभी हाल ही में, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था। कोविड-19 क्या है, तो इट इज़ अ वायरस। नेक्स्ट देखते हैं हम, किडनी में बनने वाली पथरी सामान्यता होती है। तो किडनी स्टोन जो है किसकी बनी होती है, ये जनरली बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो एक फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में जरूर आती है, ठीक है, वो चाहे साइंस से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से हो सकती है, या फिर करंट से हो, जैसे इसरो की पूछ लेगा आपसे, DRDO की पूछ लेगा, या फिर OROP की पूछ लेगा, ठीक है। OROP की बताइएगा मुझे कमेंट करके क्या है, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा था OROP, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। तो एक फुल फॉर्म जरूर पूछता है एग्जामिनर। CNG की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अभी 3 तरह के फ्यूल होते हैं हमारे पास, यानी ईंधन जो होते हैं कितने तरह के, 3 तरह के माने जाते हैं, कि गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। जो सबसे उत्तम फ्यूल होता है वो होता है गैसों को जो है सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है, फ्यूचर का फ्यूल, ठीक है, फ्यूचर फ्यूल के नाम से किसे जाना जाता है, हाइड्रोजन को, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही थे, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं था कि और क्वेश्चन इसमें ऐड कर पाऊँ, ठीक है, इसलिए देखा होगा आपने थोड़ा मैं तेज़ बोल रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को मैं डेली 8 बजे पोस्ट करूँगा, ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें ऐड अप करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।